प्रिय बच्चों, आप सभी लोगों को लेसन 2 पढ़ा चुका हूँ। उसके प्रश्नों के उत्तर भी आप सभी लोगों को प्रेषित कर दिया हूँ। उम्मीद है कि आप सभी लोग प्रश्नों के उत्तर कर लिए होंगे। आज आप सभी लोगों को लेसन 3 पढ़ाना है। लेसन 3 का नाम है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। इस लेसन में 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालना है, जिसे आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। पहला पॉइंट आपका आता है सामाजिक लोकतंत्र का विकास। दूसरा पॉइंट है जर्मनी में संकट और हिटलर के उदय का मूल कारण। तीसरा है नाज़ीवाद की विचारधारा और चौथा है नाज़ीवाद का प्रभाव। इन बिंदुओं को पढ़ाने से पहले हम आप सभी लोगों को इस लेसन में जिन महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्यों को बताना चाहते हैं और बताएंगे, उसे आप ध्यानपूर्वक अवश्य अध्ययन कर लें, याद कर लें। तो महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य में आप पहला पॉइंट देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जर्मनी के पराजय के बाद जर्मन सम्राट कैसर विलियम द्वितीय अपनी प्राण रक्षा के निमित्त हॉलैंड भाग गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए वाइमर में एकत्रित संसदीय दल ने नवंबर 1918 ईस्वी में वाइमर गणराज्य की स्थापना की। दूसरा पॉइंट आपका है नाजी विचारधारा के लोग देश को सर्वोपरि मानते थे। वे जर्मनी को विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानते थे और विश्व पर जर्मनी के प्रभुता स्थापित करना चाहते थे। 3 मार्च 1933 ईस्वी को पराजित विशेषाधिकार अधिनियम के आधार पर जर्मनी में हिटलर की तानाशाही स्थापित हो गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना व न्यायपालिका पर हिटलर ने सरकार का नियंत्रण स्थापित कर लिया। लोकतांत्रिक व्यवस्था को हाशिए पर डाल दिया गया। सितंबर 1939 ईस्वी में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर लिया। आप सभी लोगों को शायद कक्षा 8 में बताया गया हो कि पूरे विश्व में 2 विश्व युद्ध हुए, जिसमें जनधन की अत्यधिक मात्रा में हानि हुई थी। पहला विश्व युद्ध 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक चला था और दूसरा विश्व युद्ध हिटलर के नेतृत्व में 1939 ईस्वी से और 1945 ईस्वी तक चला था और जापान के आत्मसमर्पण पर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया था। तो सितंबर 1939 ईस्वी में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। हिटलर ने सन 1919 ईस्वी में जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। नाजी जर्मनी में शुद्ध एवं स्वस्थ नागरिक आर्यों का समाज चाहता था। नाजी जर्मनी में रहने वाले यहूदी, जिप्सी, पोलिश और आश्वेत
सहित सभी को निम्न श्रेणी का और अवांछित माना गया। नाजी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का था। हिटलर के समय 14 वर्ष तक की आयु में सभी लड़कों को नाजी युवा संगठन हिटलर यूथ का सदस्य बनना पड़ता था, जहां वे युद्ध की पूजा, हिंसा व आक्रामकता को गौरवान्वित करने, लोकतंत्र की निंदा करने, यहूदियों, जिप्सी और अन्य सभी प्रकार के अवांछित वर्ग के लोगों से घृणा करना सीखते थे। 18 वर्ष की आयु में वे लेबर सर्विस में शामिल हो जाते, जिसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी एक नाजी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। जर्मन महिलाओं को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु तमगे दिए जाते थे। 4 बच्चों के लिए कांस्य, 6 बच्चों के लिए रजत एवं 8 बच्चों के लिए अधिक एवं 8 बच्चों या अधिक बच्चों के लिए मां को सोने का तमगा दिया जाता था, अर्थात पुरस्कृत किया जाता था। महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द इस लेसन में हैं, जिन्हें आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पहला शब्द है सूदखोर। बहुत ज़्यादा ब्याज वसूल करने वाले महाजन को सूदखोर कहा जाता है। इस शब्द का पराया गाली के रूप में प्रयोग किया जाता है। सूदखोर एक प्रकार की गाली है। नंबर 2, सिनेगाग। यहूदियों के पूजा स्थल को सिनेगाग कहा जाता है। यहूदियों के पूजा स्थल को सिनेगाग कहा जाता है। युंग फोक, 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए नात्सी युवा संगठन, उसे युंग फोक कहा जाता था। अति मुद्रास्फीति, एक स्थिति जिसमें मुद्रा का मूल्य बहुत कम हो जाता है और चीज़ों की कीमतें अत्यधिक बढ़ जाती हैं, उसे अति मुद्रास्फीति कहा जाता है। होलोकास्ट, नात्सियों द्वारा यहूदियों को बड़े पैमाने पर नरसंहार, उसे होलोकास्ट कहा जाता था। घेटो, किसी एक समुदाय को दूसरों से अलग थलग करना घेटो कहा जाता है। ब्लांड, नीली आँखों और सुनहरे बालों वाले लोग को ब्लांड कहा जाता था। खंदक, युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे खंदक कहे जाते थे। जिप्सी, जिप्सी के नाम से श्रेणीबद्ध किए गए समूहों की अपनी सामुदायिक पहचान थी। सिंती और रोमा ऐसे ही 2 समुदाय थे जर्मनी में। उनमें से कुछ का उदय भारत से हुआ था। तंग करना, किसी समूह अथवा धर्म से संबंधित लोगों को दी जाने वाली सुनियोजित व सामूहिक सजा तंग करना कहलाता था। मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व प्रारंभ में ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों में था। सन 1941 ईस्वी में सोवियत संघ और अमेरिका भी संगठन में शामिल हो गए। उन्होंने धुरी शक्तियां यानी जर्मनी, इटली और जापान का मिलकर सामना किया। उन्हें मित्र राष्ट्र कहा जाता है। जाति संहार संबंधी लोगों के बड़े समूहों का बड़े स्तर पर हत्या करना
जात संबंधी संघार कहा जाता है। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज अमेरिका में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहलाता है। सर्वहाराकरण गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना सर्वहाराकरण कहा जाता है। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथियां: 1 अगस्त 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। 9 नवंबर 1918 ईस्वी को जर्मनी ने घुटने टेके और प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। 9 नवंबर 1918 ईस्वी को वाइमर गणराज्य की स्थापना का ऐलान किया गया। 28 जून 1919 ईस्वी को वर्साय की संधि हुई, जिसमें जर्मनी को अपमान का घूंट पीना पड़ा था। 1 सितंबर 1939 ईस्वी जर्मनी का पोलैंड में घुसना दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। 22 जून 1941 ईस्वी को जर्मनी सेनाएं सोवियत संघ में घुसती हैं। 23 जून 1941 ईस्वी 23 जून 1941 ईस्वी को यहूदियों का कत्ले आम शुरू हुआ। 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। 27 जनवरी 1945 ईस्वी को सोवियत सेनाएं औसदिस को मुक्त कराते हैं। 8 मई 1945 ईस्वी को यूरोप में मित्र देशों की विजय होती है। इसके फलस्वरूप आप इसी लेसन में देखेंगे वाइमर गणराज्य की विफलता। वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थीं जिनकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। इनमें से एक कमी आनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी। इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था। हर बार गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी। दूसरी समस्या अनुच्छेद 48 की वजह से थी, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथों में रहा और उनकी औसत अवधि 239 दिन से ज़्यादा नहीं रही। इस दौरान अनुच्छेद 48 का भी जमकर इस्तेमाल किया गया, पर इन सारे नुस्खों के बावजूद संकट दूर नहीं हो पाया। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म हो गया, क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। राजनीतिक उथल पुथल। यद्यपि जर्मनी में अनेक राजनीतिक दल थे, जैसे राष्ट्रवादी, राष्ट्रभक्त, कम्युनिस्ट, सामाजिक लोकतंत्रवादी आदि। यद्यपि लोकतंत्रात्मक सरकार में इनमें से कोई भी बहुमत में नहीं था। दलों में मतभेद अपने चरम पर थे। इसने सरकार को कमजोर कर दिया और अंततः नाजियों को सत्ता हथियाने का अवसर दे दिया गया। जर्मनों की लोकतंत्र में आस्था नहीं थी। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जर्मनी की हार के बाद जर्मनों का संसदीय संस्थाओं में कोई विश्वास नहीं था। उस समय जर्मनी में लोकतंत्र एक नया व भंगुर विचार था। लोक स्वाधीनता व आज़ादी के अपेक्षा प्रतिष्ठा और यश को प्राथमिकता देते थे। उन्होंने खुले दिल से हिटलर का साथ दिया, क्योंकि उसमें
उनके सपने पूरे करने की योग्यता थी। नात्सी सोच के खास पहलू कौन कौन थे? तो नात्सी सोच के खास पहलू महत्वपूर्ण 7 थे, जिसमें आप पहला देखेंगे, नाजी दल जर्मनी को अन्य सभी देशों से श्रेष्ठ मानता था और पूरे विश्व पर जर्मनी का प्रभाव जमाना चाहता था। इसने युद्ध की सराहना की तथा बल प्रयोग का यशोगान किया। इसने जर्मनी के साम्राज्य विस्तार और उन सभी उपनिवेशों को जीतने पर ध्यान केंद्रित किया जो उससे छीन लिया गया था। ये लोग शुद्ध जर्मनों एवं स्वस्थ नागरिक आर्यों के नस्लवादी राष्ट्र का सपना देखते थे और उन सभी का खात्मा चाहते थे जिन्हें वे अवांछित मानते थे। नाजियों की दृष्टि में देश सर्वोपरि है। सभी शक्तियाँ देश में निहित होनी चाहिए। लोग देश के लिए हैं, न कि देश लोगों के लिए। नाजी सोच सभी प्रकार की संसदीय संस्थाओं को समाप्त करने के पक्ष में थी और एक महान नेता के शासन में विश्वास रखती थी। यह सभी प्रकार के दल निर्माण व विपक्ष के दमन और उदारवाद, समाजवाद एवं कम्युनिस्ट विचारधाराओं के उन्मूलन के पक्षधर थे। इसने यहूदियों के प्रति घृणा का प्रचार किया, क्योंकि इनका मानना था कि जर्मनों की आर्थिक विपदा के लिए यही लोग जिम्मेदार थे। इस तरह से आपको इसी लेसन में देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति और नात्सी शासन में औरतों की भूमिका के बीच अंतर। तो फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की भूमिका, जो पिछले लेसन में हमने आपको बताया था कि विश्व में महत्वपूर्ण 4 क्रांतियाँ हुई हैं। उन क्रांतियों में पहली क्रांति 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई थी, जो रक्तहीन क्रांति थी, शानदार क्रांति थी। दूसरी क्रांति जो है फ्रांस में हुई थी और तीसरी क्रांति रूस में, और 1905 ईस्वी में और 1917 ईस्वी में। जो 1917 ईस्वी की क्रांति थी वो सफल क्रांति थी। और एक क्रांति अमेरिका में हुई थी 1776 ईस्वी में, तब अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो इस तरह के विश्व में 4 महत्वपूर्ण क्रांतियाँ हुई थी। उन महत्वपूर्ण क्रांतियों में से फ्रांसीसी क्रांति पर इस लेसन में थोड़ा जोड़ दिया गया है, जिसको आपको अध्ययन करना है। तो फ्रांसीसी क्रांति और नात्सी शासन में औरतों की भूमिका के बीच का अंतर, इसका आपको अध्ययन करना है। फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की भूमिका। फ्रांसीसी समाज में महिलाएं अपने हितों के प्रति जागरूक थीं। फ्रांस के विभिन्न राज्यों में 60 महिलाएं राजनीतिक क्लब अस्तित्व में थे। वह पुरुषों के समान अधिकारों के लिए मांग कर रही थी। लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य थी। वह अपनी मर्जी से शादी करने के लिए स्वतंत्र थीं। महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार प्रदान किया गया था। महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थीं, कलाकार बन सकती थीं और व्यवसाय कर सकती थीं। नात्सी शासन में औरतों की भूमिका। फ्रांस के विपरीत जर्मनी में महिलाओं को अपनी इच्छा से विवाह करने की अनुमति नहीं थी। महिलाओं के लिए नात्सी सरकार द्वारा निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली महिलाओं को
सार्वजनिक रूप से दंडित किया जाता था। उन्हें न केवल कारागार में डाल दिया जाता था, बल्कि उनके नागरिक अधिकार, पति और परिवार से भी उन्हें वंचित कर दिया जाता था। इस तरह से फ्रांसीसी क्रांति और नाज़ी शासन में औरतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और इसी लेसन में आपको अध्ययन करना है प्रथम विश्व युद्ध का यूरोप पर प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध के यूरोप पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। मीडिया में खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया जाता था, लेकिन सच्चाई यह थी कि सिपाही इन खंदकों में बड़ा दयनीय जिंदगी जी रहे थे। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे। वे जहरीले गैस और दुश्मनों की गोलाबारी का बहादुरी से सामना करते थे। अपने साथियों को पल पर मरते देखते रहते थे। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीज़ें गौण हो गई थीं। जबकि हाल ही में सत्ता में आए रूढ़वादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा था। यूरोप कर्ज देने वाले महाद्वीप से कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। पहले महाद्वीप ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। इस तरह से आपको इसी लेसन में एक पॉइंट है, जर्मनी में नाज़ीवाद का प्रचार और प्रसार। हिटलर ने सन 1921 ईस्वी में नाज़ी दल का गठन किया था। उसने जर्मन राजधानी बर्लिन की ओर एक अभियान जारी कर सत्ता हासिल करने की योजना बनाई थी, किंतु वह पकड़ा गया तथा उसे जेल में डाल दिया गया। लेकिन सजा की अवधि पूरी होने से पहले ही उसे छोड़ दिया गया। जेल में उसने एक पुस्तक मेरा संघर्ष लिखी थी। इस पुस्तक में उसने नाज़ी आंदोलन के दर्शन और डरावने विचार व्यक्त किए थे। इस पुस्तक में उसने बल प्रयोग, बर्बरतापूर्ण व्यवहार, महान नेता द्वारा शासन की महिमा का गुणगान करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीयता, लोकतंत्र व शांति का मजाक उड़ाया। उसने जर्मन यहूदियों के प्रति बहुत ज़्यादा घृणा का प्रचार और प्रसार किया और उन्हें न सिर्फ प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के लिए बल्कि उसकी अनेक आर्थिक समस्याओं के लिए पूरा उत्तरदायी ठहराया गया। उसने उग्र राष्ट्रवाद का प्रचार और प्रसार किया। इसके फलस्वरूप जर्मन अर्थव्यवस्था पर आर्थिक मंदी का जर्मन अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ा। इस प्रभाव को निम्न रूप में प्रकट किया जा सकता है। औद्योगिक उत्पादन 1929 ईस्वी के मुकाबले 1932 ईस्वी में 40% तक घट गया। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था, मध्यम वर्ग, खास तौर से वेतनभोगी कर्मचारी
और पेंशनधारियों की बचत भी सिकुड़ती जा रही थी। कारोबार ठप होने से छोटे मोटे व्यवसायी स्वराज्य में लगे लोग और खुदरा व्यापारियों की हालत भी खराब होती जा रही थी। बड़ा व्यापार भी संकट में था। किसानों का बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादों की कीमतों में बेहिसाब गिरावट की वजह से परेशान था। महिलाएं अपने बच्चों का पेट भर पाने में असफल हो रही थीं। मजदूर या तो बेरोजगार हो गए थे या उन्हें घटी हुई मजदूरी मिली। बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बन गई। बेरोजगार नौजवान या तो ताश खेलते पाए जाते थे या नुक्कड़ों पर झुंड लगाए रहते थे या फिर रोजगार दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी कतार में खड़े पाए जाते थे। इस तरह से ये जो आपका लेसन 3 है, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, इसके बारे में आप सभी लोगों को अभी हम बता रहे थे। और इसके आगे एक महत्वपूर्ण पॉइंट है वर्साय संधि के प्रावधान। तो जर्मनी भविष्य में आक्रमणकारी नीति का अनुकरण कर और पुनः युद्ध न छेड़ दे, इसको रोकने के लिए जर्मनी की सैनिक शक्ति को घटा दिया गया। जर्मनी में लामबंदी और अनिवार्य सैनिक शिक्षा की मनाही कर दी गई। उसकी सेना की संख्या 1 लाख निश्चित कर दी गई। जर्मनी की शस्त्र बनाने, उन्हें बाहर भेजने या बाहर से मंगवाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। जर्मनी की सैनिक विभाग की शक्ति सीमित कर दी गई। राइनलैंड और कील के क्षेत्रों को सेना रहित क्षेत्र करार दिया गया। जर्मनी की जल शक्ति में भी भारी कमी कर दी गई। उसे पनडुब्बियां रखने की मनाही कर दी गई। उसे केवल 6 लड़ाई के जहाज, 6 हल्के और 12 टारपीडो किश्तियां रखने का अधिकार दिया गया। युद्ध की सारी जिम्मेदारी जर्मनी पर डाली गई। प्रथम विश्व युद्ध की उसे युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की बड़ी धनराशि मित्र राष्ट्रों को देने के लिए विवश किया गया। जर्मनी ने 10 लाख टन कोयला प्रति वर्ष फ्रांस को और 80 लाख टन कोयला प्रति वर्ष बेल्जियम को और इटली को देना स्वीकार किया। राइनलैंड को सेना रहित कर दिया गया। इस प्रदेश में किलेबंदी तोड़ दी गई और भविष्य में जर्मनी को इसकी किलेबंदी करने की मनाही भी कर दी गई। इस तरह से इस लेसन के जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे, उन पॉइंट पर हमने चर्चा की है और विश्वास है कि आप सभी लोग इन पॉइंटों पर, इन बिंदुओं पर, इन स्मरणीय बिंदुओं पर, ऐतिहासिक तिथियों पर और जो शेष हमने इस लेसन के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वादन किया है, उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, स्मरण करेंगे और अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।